वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर आरआरबी जेईई में कितना आने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट पता क्या है, बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे 40 आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब ये नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, क्या चीजें, तो देखो जो पुराना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, ये हालांकि लिखा हुआ रिवाइज नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, लेकिन ये वाली जो पीडीएफ है ये 2019 की है। ठीक है, 11 जुलाई 2019 की है। तब इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला रखा था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का, उसमें कुछ डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो किस बेसिस के ऊपर चल रही है, ये एवरेज मार्क्स के ऊपर चल रही है कि एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के कितने थे, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स कितने थे। तो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है वो मार्क्स के बेसिस के ऊपर है। बाद में अब जो आपका आरआरबी हुआ है, अब कैसे कैलकुलेशन होगी, तो आओ थोड़ा अच्छे से समझाता हूं कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना आने वाला है। और इस वीडियो के बाद में आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना रहने वाला है। तो देखो इन्होंने परसेंटाइल स्कोर दिया है, परसेंटाइल स्कोर आपका आएगा 0 से लेके 100 के बीच में। सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर की बात कर लेते हैं। परसेंटाइल स्कोर जो है जिसके हाईएस्ट नंबर रहेंगे उसको तो देखो 100 मिलने वाला है, ये सीधा सीधा क्लियर है। ठीक है, अब परसेंटाइल स्कोर क्या है, परसेंटाइल स्कोर में कहीं भी मार्क्स काम में नहीं। जैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं देता हूं, एक शिफ्ट के अंदर, हर शिफ्ट का अलग अलग निकलेगा ध्यान रखना। एक शिफ्ट के अंदर फॉर्म फिलअप हुए थे, जो फॉर्म भरे वो भरे 250 बच्चों ने। ठीक है, 250 बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। एग्जाम में जो मतलब एग्जाम में एलिजिबल, एग्जाम में अपीयर्ड कितने हुए, तो अपीयर्ड पूरे तो होते नहीं है, तो अपीयर्ड एक शिफ्ट की बता रहा हूं मैं। मान लो 200 कैंडिडेट्स आपके अपीयर्ड हो गए, 200 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हो गए, आपके कितने मार्क्स आए, आप पेपर देने गए, आपने कितने मार्क्स स्कोर किया। जैसे कोई बच्चा बोले 50, कोई बोले 60, अरे कुछ भी मान लो, मैंने बोला आपने 45 नंबर लेकर, ठीक है, 100 में से आपके आ रहे हैं 45 मार्क्स, कितने भी कर लो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं टोटल कितने अपीयर्ड हुए थे आपकी शिफ्ट में, 200 लड़के, आपके आए 45 मार्क्स। अब आपको ये देखना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो आपके हो गए 200, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेम शिफ्ट, इन द शिफ्ट विद द रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 45 से कम मार्क्स है, आपके कितने 45, 200 टोटल है। ठीक है, तो परसेंटाइल स्कोर इधर ही निकाल देते हैं, 200 तो आपके अपीयर्ड हो गए। अब 45 मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो कैंडिडेट्स है, कितने कैंडिडेट्स आपसे नीचे। जैसे मैं बोलता हूं अगर आपके 45 मार्क्स आए, आपसे नीचे 120 लड़के, ऑलरेडी 120 बच्चे आपसे कम मार्क्स लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब जैसे रैंक निकालते तो टॉपर को फर्स्ट रैंक देते हैं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है, उल्टा है थोड़ा सा गेम कि जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो। तो मतलब आपकी नीचे से कौन सी रैंक है, ये वो वाला गेम है कि अगर आपसे 120 बच्चे नीचे आ गए, अब ध्यान से समझना, 120 बच्चे नीचे आ गए तो आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बनेगा, 100 से और मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितना आ जाएगा, 60। तो आपका परसेंटाइल स्कोर कितना आ गया, 60। ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं, ये ध्यान रखना, ये 60 जो आया है आपका परसेंटाइल स्कोर है। बट इससे एक चीज, यही परसेंटाइल स्कोर इस बार काम में आने वाला है आगे, एक्चुअल मार्क्स कहीं काम में ही नहीं आने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि 45 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार डेटा चेंज होंगे, किसी को कुछ नहीं पता कि कहां क्या चीजें जाने वाली, क्योंकि पहले जो कैलकुलेशन होती थी वो मार्क्स के बेसिस पे होती थी। ठीक है, तो मैंने दूसरी पीडीएफ में दिखाया पुरानी वाली में, तो 45 नंबर आए हो चाहे 50 आए हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के, ध्यान रखना, किसी बच्चे के मार्क्स आए 50, ठीक है, और उस बच्चे से कम मार्क्स आने वाले बच्चे हैं 160, ठीक है, 160 बच्चों के उससे कम नंबर आए तो उसका परसेंटाइल स्कोर कितना निकलेगा, 160 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 यानी 80। तो 80 परसेंटाइल स्कोर ये लेकर बैठ चुका है। तो परसेंटाइल स्कोर आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, चलो अब परसेंटाइल स्कोर क्लियर करने के बाद में आगे जाएंगे परसेंटाइल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब एक चीज इससे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि परसेंटाइल स्कोर किसका आपको आएगा, एक्चुअल के अंदर जिन्होंने
मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मिनिमम 40% तो आने चाहिए। जिनके 40% से कम नंबर है ना, 40 नंबर से, वो तो पहले ही बाहर हो जाना। ईडब्ल्यूएस में 40 है, ओबीसी में 30 है, नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है, और आपका एससी में 30 है, एसटी में 25 है, वो तुम्हें पहले से पता होगा ऑलरेडी, मैं इसमें नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक बेस शिफ्ट को बनाया गया है। बेस शिफ्ट क्या है? बेस शिफ्ट वो है, सारी शिफ्ट जितने भी हुई है उन सबका एक एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। सबका इन्होंने एवरेज ले लिया। इन्होंने क्या ले लिया, एक सेकेंड इधर देना मेरे को। इन लोगों ने हाईएस्ट मीन निकाल लिया, एवरेज ले लिया, ठीक है। अब एवरेज लेने के बाद में आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह, ये सारी डिटेल तो आप वैसे पढ़ लोगे पीडीएफ के अंदर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बेस शिफ्ट कौन सी है? आपने मीन लिया है सबका। अब उसके अंदर हाईएस्ट, जो हाईएस्ट मीन है वो किसका आ रहा है? सारी शिफ्टों का आपने मीन निकाला है अलग अलग, सबके हम अलग अलग मीन आया है, तो सबसे हाईएस्ट मीन किसका है? जिसका भी एवरेज या मीन स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन इन्होंने और लगाई है, हाईएस्ट मीन तो है लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट कैंडिडेट शुड बी 70% और 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट। अगर सारे कैंडिडेट्स का एवरेज निकाला जाए, जो कैंडिडेट्स आए हैं दो शिफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट है जिसके अंदर 1000 बच्चे बैठ रहे हैं, एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें 2000 बच्चे बैठ रहे हैं, एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें 500 बच्चे बैठ रहे हैं, तो जो शिफ्ट ली जा रही है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एवरेज कैंडिडेट्स है ना, कैंडिडेट्स का भी एवरेज होगा, मतलब प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट सबका अपना अलग अलग निकलेगा, वो 7 एवरेज से 70% तक अलाउड है। जैसे मान लो एवरेज था 1000, तो 700 से अगर नीचे बच्चे बैठे हैं उस शिफ्ट में तो उसको बेस शिफ्ट नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे कल को पता चले कि एक शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे थे, उनको ही बेस शिफ्ट बना दिया गया, उनके मार्क्स ज्यादा आ गए, ऐसा नहीं है। बच्चे भी इन्होंने एवरेज से थोड़े एक 70% लिमिट ऊपर नहीं, एवरेज से 70% तक अलाउड है, ठीक है। जैसे 1000 अगर एवरेज काउंट है तो 700 बच्चे जिस शिफ्ट में बैठे हैं उसका अगर हाईएस्ट मीन है तो उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस शिफ्ट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आएंगे। तो देखो एक इंटरपोलेशन फॉर्मूला है कि जो भी बेस शिफ्ट है एक तो उसमें सबसे लास्ट का भी कैंडिडेट होगा जिसके सबसे कम नंबर आए, चाहे उसके 2 नंबर आए, मतलब काउंट करने के अंदर जिसका सबसे कम आपका परसेंटाइल स्कोर होगा, ठीक है। जिसका परसेंटाइल स्कोर सबसे कम होगा उस कैंडिडेट को दिया जा रहा है। तो देखो for the candidate whose percentile score is greater than or equal to minimum percentile of base shift। तो बेस शिफ्ट की जो मिनिमम परसेंटाइल है, बेस शिफ्ट में भी तो एक मिनिमम होगी, अगर आपके उससे ज्यादा है तब तो ये वाला फॉर्मूला आपके लगेगा, लेकिन बेस शिफ्ट जिसमें थोड़ा हाईएस्ट मार्क्स थे उस बेस शिफ्ट के जो सबसे नीचे वाला परसेंटाइल बच्चा लेकर बैठा हुआ है अगर उससे भी आपके कम है सबसे लोवेस्ट के, तब ये फॉर्मूला लगेगा और मैक्सिमम बच्चे इसी में फॉल करेंगे। अगर इसमें फॉल कर रहा हो तो मैं क्या बोलूं, फिर तो कुछ नहीं, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब इस फॉर्मूला में y2 y1 x2 x1 सब है। पहली चीज यहाँ पे जो भी है n तो नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये डेटा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, इमीडिएट लोअर परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, ठीक है। y2 is marks corresponding to x2 percentile score in base shift, y1 क्या है, मार्क्स corresponding to x1 percentile score in base shift। तो जो भी आपकी x1 x2 ये जो इमीडिएट आ रही है, ये जो परसेंटाइल स्कोर है जो आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ में निकाला ये उसके बेसिस पे फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे मार्क्स साथ साथ एक जो मेन सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करेगा, देखो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो एग्जैक्टली पूरा बेस मार्क्स के ऊपर चल रहा था, यहाँ इन्होंने परसेंटाइल किसको ले लिया, स्कोर को ले लिया है। तो अगर परसेंटाइल स्कोर का ज्यादा रोल है तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जो चीजें बताई थी ना कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्या आ रहा है, तो डजंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस्ड इस बार नहीं रहेगा कंपैरिजन टू कैंडिडेट, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार डेटा चेंज हो। डेटा चेंज होने का मतलब पहले जो कैलकुलेशन होती थी वो एग्जैक्टली सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे चल रही है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, वापस से एक बार ध्यान से देख, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
पहले क्या होता था कि मार्क्स के बेसिस पे चल रहा है, इस बार इन्होंने परसेंटाइल, और ये कब दिया था, 4 नवंबर को आपको पीडीएफ मिली थी ये आप लोगों ने देखी हुई भी होगी। ये जो पीडीएफ है ये देखो, पहले वाले के अंदर एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, इस बार एक्चुअल मार्क्स का तो कहीं लेना देना ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने थे टॉप 0.1% के, सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स। पुरानी कैलकुलेशन जो वो एग्जैक्टली मार्क्स पे थी, नई कैलकुलेशन जो है वो मार्क्स के बेसिस पे है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलने वाला है। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करो, मैं श्योरली आपको रिस्पॉन्ड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।